जय हिंद जय भारत। हमने चैप्टर 4 कर रहे थे हम सिंधु घाटी सभ्यता, और उसी में जो हमारा थर्ड पार्ट है। तो मणिकांत सर हिस्ट्री ऑप्शनल प्राचीन भारत पार्ट फर्स्ट अध्याय 4 उसका पार्ट थर्ड आज हम कर रहे हैं। आकृति तथा बनावट की दृष्टि से महापाषाण कब्रों को 40 भिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। इन कब्रों की बनावट को भौगोलिक कारक के साथ साथ सांस्कृतिक कारक ने प्रभावित किया। महापाषाणकालीन शवों को दफनाने की कई तरीके देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी मृतकों की हड्डियां बड़े कलशों में जमा करके गड्ढे में दफनाई जाती थी। इस गड्ढे के ऊपर पत्थरों से घेरा बनाया जाता था। फिर कभी कभी दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। कलश एवं गड्ढों में कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, कुछ जगह शवों को पकाएगी शव पेटिकाओं में भी रखा गया है। उसी प्रकार मृतक दफनाए के गड्ढे पत्थरों से भी बनाए गए। केरल में पत्थर की चट्टानों में भी लाश दफनाने के उदाहरण मिलते हैं, और कुछ स्थानों पर पत्थर को सीधा निर्मित कर आयताकार अथवा वर्गाकार छेदों में शव को दफनाया गया है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि महापाषाण निर्माताओं की यह पद्धति क्षेत्रीय स्तर पर विकसित हुई अथवा कहीं बाहर से आई। अगर हम दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन स्थलों पर विचार करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हम स्थानीय तत्वों के योगदान को अस्वीकार नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में पशुपालक एवं खेतिहर समुदाय लोहे के प्रयोग से बहुत पहले से ही परिचित थे तथा इनके बीच मिट्टी के पात्रों में रखकर लाश दफनाने की पद्धति भी प्रचलित थी। किंतु साथ ही मध्य एशिया के सांस्कृतिक प्रभाव को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन कब्रों से प्राप्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दक्षिण भारत के महापाषाणिक स्थलों का संपर्क मध्य एशिया के क्षेत्रों से रहा था। महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत कई प्रकार के मृदभांडों का प्रचलन था। उदाहरण के लिए काले एवं लाल मृदभांड का व्यापक प्रचलन देखा जा सकता था। इसके अलावा और भी कई तरह के मृदभांड प्रचलित थे, यथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदभांड, अब्रकी लाल मृदभांड, काला पुता हुआ मृदभांड आदि। उसी प्रकार महापाषाण स्थलों से कई प्रकार की धातुओं का प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए लोहे के अलावा तांबा, कांसा, सोना भी प्रचलन में रहे थे। दक्षिण भारत के महापाषाणकालिक स्थलों से लोहे तथा अन्य धातुओं की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लोहा सामग्रियों में युद्धशास्त्र तथा कृषि उपकरण दोनों मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं भी मिली हैं। उदाहरण के लिए घोड़े के समान जिनमें लगाम के लोहे का हिस्सा प्रमुख है। महापाषाण स्थलों में कई रिहायशी इलाकों से लोहे पिघलाने वाली भट्टियां भी मिली हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियां पाई गई हैं। सोने तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके भी मिलते हैं। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल की तुलना में इस काल में कृषि का अधिक प्रसार देखने को मिलता है। महापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए लोग विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते थे। ये पशुपालन से भी संबंध थे। पशुओं के रूप में उन्होंने गाय, बैल, भैंस तथा एवं बकरी को पाला। विभिन्न महापाषाण स्थल से घोड़े के प्रमाण भी मिले हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के द्वारा भी धान की खेती प्रारंभ की गई थी। इनके अतिरिक्त मोटे अनाज, रागी तथा विभिन्न प्रकार के दालों की खेती भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज, रागी एवं विभिन्न प्रकार की दालों की खेती भी की जाती थी। हमें विभिन्न स्थलों से कृषि उपकरण के रूप में कुल्हाड़ी, हल, कुदाल, हंसिया, फावड़ा आदि प्राप्त हुए हैं। किंतु जैसा कि हम सुदूर दक्षिण के स्थलों से सूचना पाते हैं कि आरंभ में लोग पहाड़ों की ढलानों पर बसते थे तथा सिंचाई के लिए प्राकृतिक सिंचाई का उपयोग करते थे। किंतु आरंभ में युद्ध से संबंधित हथियारों की संख्या अधिक थी, अतः ऐसा माना जा सकता है कि कृषि का विशेष विकास नहीं हो सका था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में वे पहाड़ों की ढलानों से नदियों की घाटी में उतर गए और
फिर उन्नत कृषि का विकास किया। जिस प्रकार नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल की तुलना में महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत शिल्प विशेषीकरण बेहतर स्थिति में दिखता है, उसी प्रकार इस काल में वाणिज्य व्यापार भी पूर्व काल की तुलना में बेहतर स्थिति में था। विशेषकर महापाषाण काल के उत्तरवर्ती चरण में व्यापार में तेजी आई। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और विचारों का तेजी से आदान प्रदान हुआ। इस काल में व्यापार तथा संचार दोनों बेहतर स्थिति में दिखते हैं। दक्षिण भारत में नागपुर के निकट जूनापानी से लेकर दक्षिण में आदि चन्नालूर तक एक ही प्रकार की वस्तुओं का पाया जाना लोहा शिल्प से जुड़े हुए कारीगरों को काफ़ी हद तक संगठित होने की संभावना को दर्शाता है। महापाषाण कालिक समाज में संवत कुछ लोगों घुमक्कड़ पशुपालक की भूमिका निभाते रहे, जबकि कुछ लोग स्थायी जीवन जीते रहे। अगर गौर से देखा जाए तो महापाषाण काल का समाज एक द्विभाजित समाज प्रतीत होता है। महापाषाण ग्रेनाइट संरचना का निर्माण सामाजिक स्तर भेद को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में महापाषाण स्मारक एवं कब्र के निर्माण में श्रम एवं संसाधनों की जरूरत थी, अतः बहुत स्वाभाविक था कि जिनके पास बेहतर संसाधन थे उन्होंने इनके निर्माण में विशेष रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त निरंतर युद्ध एवं संघर्ष महापाषाण कालिक जीवन की एक सामान्य विशेषता थी। बेहतर संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुदाय के अंदर तथा विभिन्न समुदायों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहे थे। बड़ी संख्या में युद्ध शास्त्रों की उपस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करती है। आगे जो है, महापाषाण संस्कृति ऐतिहासिक काल भारतीय जीवन में घुल मिल गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्य संस्कृति जीवन में घुल मिल गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्य संस्कृति के प्रसार के कारण महापाषाण संस्कृति का प्रभाव क्षीण पड़ने लगा। अगर गौर से देखा जाए तो दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के कई क्षेत्र महापाषाण काल से सीधा विकास का परिणाम है। उदाहरण के लिए महापाषाण समुदाय पर ही सातवाहन राज्य का आधार निर्मित हुआ। फिर मराठे, कन्नड़, तेलुगु तथा तमिल सबके पूर्वज महापाषाण कालिक समुदाय के ही हैं। सबसे बढ़कर भारत में महापाषाण संस्कृति का एक दिलचस्प पहलू यह है, यह ऐतिहासिक काल से होते हुए आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, जबकि विश्व के अन्य क्षेत्रों में महापाषाण संस्कृति पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंध रही थी। भारत में महापाषाण निर्माण की परंपरा आज भी जारी है। उदाहरण के लिए मणिपुर की कई जनजातियों में इसका प्रचलन है। यह तथ्य भारतीय महापाषाण संस्कृति को विशिष्ट बना देता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मेगालिथिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। मेगालिथिक संस्कृति के भौगोलिक वितरण तथा विशेषताओं पर प्रकाश डाले। इसका आंसर है मेगालिथिक शब्द मेगा और लिथिक शब्दों को जोड़कर बना है। मेगा का अर्थ होता है बड़ा तथा लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, अतः मेगालिथिक का शाब्दिक अर्थ है बड़ा पत्थर। वस्तुतः मेगालिथिक संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने मृतक शवदाह के पश्चात बड़े बड़े पत्थर स्थापित किए। मेगालिथिक लोगों से पूर्व नवपाषाण कालिक एवं ताम्रपाषाण काल के लोगों ने घर के अंदर ही मृत शवदाह की पद्धति जारी रखी थी, किंतु मेगालिथिक संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने अपने कब्र रिहायशी इलाके से बाहर स्थापित किए। हम 40 भिन्न प्रकार के मेगालिथ देखते हैं। इनमें से अधिकतर मेगालिथ कब्र युक्त हैं, किंतु कुछ मेगालिथ कब्र विहीन भी हैं। आरंभ में उनके कब्रों के आधार पर मेगालिथिक संस्कृति का नाम दिया गया, किंतु आगे महापाषाणिक संस्कृति में उनके निवास स्थल तथा उनके जीवन स्तर को भी शामिल किया गया। वर्तमान में मेगालिथ शब्द एक विशिष्ट संस्कृति का बोध कराती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मेगालिथ स्थल की संगन अभिव्यक्ति दक्षिण भारत में हुई है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी मेगालिथ स्थल प्राप्त हुए हैं। भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से उन्हें 4 समूहों में बांटा जा सकता है, यथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और विंध्य क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र के जूनापानी है ना। प्रायद्वीप भारत में महाराष्ट्र के जूनापानी से लेकर तमिलनाडु में आदि चन्नालूर तक अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बलूचिस्तान, ईरानी मकरान तथा पाकिस्तान में कराची के पास कुछ स्थल मिले हैं। और इसी प्रकार जयपुर के निकट देवासा तथा फतेहपुर सीकरी के निकट खेड़ा से भी मेगालिथिक स्थल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर और वाराणसी में स्थल मिले हैं तथा पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर से मेगालिथिक स्थल के साक्ष्य मिले हैं। अब तक कुल लगभग 1500 स्थल प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 100 की खुदाई हुई है।
मेगालिथिक संस्कृति की विशेषताएं देखें तो मेगालिथिक संस्कृति का अध्ययन करने पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। फर्स्ट है, मेगालिथिक संस्कृति कोई एक संस्कृति नहीं थी वरन यह कई क्षेत्रीय संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर इसका कालक्रम भी एक नहीं है, ये लगभग 1300 ईसा पूर्व से आरंभ होकर 5वीं सदी ईसा पूर्व तक इसके बाद तक पहुँच जाती है। उदाहरण के लिए कश्मीर में बुर्जहोम और गुफर कराल तथा बेलन घाटी के मेगालिथिक स्थल पहले अस्तित्व में आए, जबकि दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का आगमन 1100 ईसा पूर्व तथा इसके पश्चात हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ मेगालिथिक सांस्कृतिक संस्कृतियाँ पूर्व लोहा चरण से संबंध थी तो कुछ संस्कृतियाँ लोहा चरण से। हमारा सेकंड पॉइंट है, मेगालिथिक संस्कृति क्षेत्रीय प्रभाव को भी दर्शाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मेगालिथिक के निर्माण को क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले कच्चे मालों ने भी प्रभावित किया, किंतु साथ ही मेगालिथिक संस्कृति पर ब्राह्म प्रभाव भी माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत के मेगालिथिक लोग मध्य एशिया के संपर्क में थे, वे घोड़े का भी उपयोग करते थे। फिर कब्रों से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं वे भी मध्य एशियाई संपर्क को दर्शाती हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, मेगालिथिक संस्कृति का आर्थिक आधार नवपौराणिक ताम्रपशानिक संस्कृति की तुलना में अधिक विकसित प्रतीत होती है। जब हम दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति के लोग ही सबसे पहले धान की खेती आरंभ की। वे कृत्रिम सिंचाई का भी उपयोग करते थे। धातु के रूप में वे तांबे, कांस्य और सोने के अतिरिक्त लोहे का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत में मेगालिथिक लोग ही आरंभिक लोहे प्रयोगकर्ता थे। महाराष्ट्र में जूनापानी से लेकर तमिलनाडु में आदि चन्नालूर तक एक ही प्रकार के उपकरणों का पाया जाना यह दर्शाता है कि मेगालिथिक लोगों ने शिल्प विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया था। इस काल में ताम्रपाषाण काल की तुलना में व्यापारिक गतिविधियां भी अधिक तीव्र हो गई। व्यापार के माध्यम से न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान वरन विचारों का भी तेजी से आदान प्रदान हुआ। फिर भी मेगालिथिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति ही बनी रही, यह नगरीय चरण तक नहीं पहुंच सकी। यद्यपि इस काल में लोहा उपकरणों का प्रयोग आरंभ हुआ, किंतु अधिकतर लोहा उपकरण युद्ध शास्त्र के रूप में ही प्रयुक्त हुए। कृषि उपकरण के रूप में इनका कम उपयोग हुआ। आगे हमारा 4 पॉइंट है, मेगालिथिक संस्कृति की सामाजिक संरचना पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि यह एक विभाजित समाज था। बड़ी संख्या में युद्ध उपकरणों का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंतर युद्ध हो रहे थे। फिर मेगालिथिक के निर्माण में भी संसाधन एवं श्रम को संगठित करने की जरूरत होती थी। अतः जो धनी थे वे बेहतर किस्म के मेगालिथ का निर्माण करवाते थे और इसके अतिरिक्त मेगालिथ में रखी जाने वाली सामग्रियां भी सामाजिक विभाजन को स्पष्ट करती हैं। इतना ही नहीं, मृतक व्यक्ति के साथ आवश्यकता की सामग्रियां दफनाया जाना यह सिद्ध करती है कि लोगों ने मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना विकसित कर ली थी। हमारा 5 पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं कि मेगालिथिक संस्कृति का साक्ष्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से मिला है, यथा एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि, किंतु भारत की मेगालिथिक संस्कृतियाँ इस रूप में विशिष्ट हैं कि ये किसी न किसी रूप में आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उदाहरण के लिए मणिपुर की जनजाति समाज। अभी नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो 5 है, वैदिक काल। शुरू करते हैं। वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत। तो वैदिक काल से पूर्व हमने जिस किसी काल का अध्ययन किया उसके अध्ययन के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक सामग्री ही उपलब्ध रही। इन साक्ष्यों के आधार पर हमने जिस जीवन की तस्वीर खींची वह प्रमुख आर्थिक एवं कुछ हद तक सामाजिक जीवन की तस्वीर थी, जबकि राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। परंतु जब वैदिक काल के अध्ययन में साहित्यिक सामग्री उपलब्ध हुई तब हमें विस्तार से वैदिक कार्यों के राजनीतिक जीवन एवं धार्मिक चिंतन की भी सूचना प्राप्त हो सकी। साथ ही सामाजिक व आर्थिक जीवन पर भी कहीं अधिक प्रकाश पड़ा। किंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रथम वैदिक आर्यों ने किसी लिपि का प्रयोग नहीं किया था तथा उनका साहित्य मौखिक परंपरा से ही आगे बढ़ा था, इसलिए उस साहित्य में पहली समस्या प्रामाणिकता की थी, अर्थात यह तय करना कठिन था कि इस साहित्य में मूल अंश क्या है और किस अंश को बाद में जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए अन्वेषण के बाद यह पाया गया कि ऋग्वेद में पहला 8वां 9वां तथा 10वां मंडल भाद का है। दूसरे वैदिक साहित्य को लोकप्रिय साहित्य नहीं माना जा सकता, अपितु यह पुरोहित वर्ग अथवा ब्राह्मण वर्ग से संबंध है, इसलिए यह साहित्य जिन समाने की आकांक्षा को तो
नहीं अपितु अभिजात्य वर्ग के दृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है। तीसरे, साहित्यिक साक्ष्य सभी क्षेत्रों पर समान रूप से केंद्रित नहीं है, अपितु कुछ क्षेत्रों की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता बनी रहती है। इसलिए साहित्यिक साक्ष्य के समानांतर न केवल पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व बना रहा, अपितु आने वाले युग में इनका महत्व बढ़ता गया। सामान्यतः चित्रित दूसरे मर्दबाण संस्कृति को वैदिक युग से जोड़ा जाता है, हालांकि कुछ हद तक अभी भी इनके बीच संयोजन की समस्या बनी हुई है। यद्यपि इन दोनों में प्रतिबिंबित जीवन की समानता के आधार पर हम इन्हें एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, यह लगभग ईरान में लिखित ग्रंथ जिंद अवेस्ता के समकालीन है। दूसरी तरफ चित्रित दूसरे मर्दबाण संस्कृति का पूर्व चरण जो भगवानपुरा, दधेरी, नागर एवं कटपालन से प्राप्त होता है, वह पूर्व लोहा चरण से संबंध है। अर्थात उस काल में लोग तांबे अथवा कांसे का प्रयोग तो करते थे, किंतु लोहे का प्रयोग नहीं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में भी अयस शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका संबंध तांबे तथा कांसे से जोड़ा गया है, किंतु कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलता जिसे लोहे से जोड़ा जा सके। इस तरह माना जा सकता है कि चित्रित दूसरे संस्कृति में पूर्व लोहा चरण था, जो ऋग्वेदिक काल से संबंध था। वहीं चित्रित दूसरे मर्दबाण संस्कृति से जुड़े हुए अधिकांश स्थलों से लोहे का साक्ष्य मिलता है। दूसरी तरफ उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि उत्तर वैदिक काल लोहे चरण से संबंध था। पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्री के उपयोग की एक सीमा यह रही कि सामान्यतः पुरातात्विक सामग्री का उपयोग साहित्यिक सामग्री के द्वारा दी गई सूचनाओं को परिपुष्ट करने के लिए होता रहा है। कहीं तो ये सामग्री साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा कही गई बातों को परिपुष्ट करती है, तो कहीं नहीं करती है, अपितु एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देती है। पहले इस वैकल्पिक दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, किंतु अब उसे गंभीरता से लिया जाता है। उदाहरण के लिए साहित्यिक साक्ष्य में आर्यों एवं गैर आर्यों के बीच संघर्ष का विवरण है, जबकि साहित्यिक साक्ष्यों में ही एक सांस्कृतिक समन्वय का भी संकेत है, और इसका आधार है वैदिक संस्कृत में अनेक द्रविड़ एवं मुंडा व्युत्पत्ति के शब्दों की उपस्थिति। दूसरी तरफ पुरातात्विक सामग्री संघर्ष के बजाय समन्वय को ही विशेष रूप में दर्शाती है। उदाहरण के लिए चित्रित दूसरे मर्दबांडों के साथ काले एवं लाल मर्दबांड एवं गैरिक मर्दबांडों का पाया जाना यह दर्शाता है कि वैदिक आर्य एक ही बस्ती में साथ साथ रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक स्रोतों से मानव आवासों के विषय में जो सूचना प्राप्त होती है उसके विषय में भिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर है भारत में आने के पश्चात वैदिक आर्यों ने आरंभ में अर्धखानाबदोश की जिंदगी बसर की, इसलिए वे अपने निवास बदलते रहे थे, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आकर उन्होंने स्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया। परिणामतः उनके स्थायी आवासों का विकास हुआ। वैदिक आवासों के विषय में हमें दो भिन्न स्रोतों से सूचना मिलती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। फिर दोनों सूचनाओं में विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ साहित्यिक साक्ष्य उनके भव्य आवास की ओर संकेत करता है, जबकि पुरातात्विक सामग्रियां यह दर्शाती हैं कि अभी वैदिक आर्य आवास निर्माण के आरंभिक अवस्था में थे। साहित्यिक ग्रंथों में हम वेद शिल्प, वेद, रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों को ले सकते हैं, जहां वैदिक आर्यों के भव्य आवास की ओर संकेत मिलता है, किंतु यह प्रामाणिकता का प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि हमें यह सूचना प्राप्त नहीं है कि इन ग्रंथों को कब लिखित रूप दिया गया। दूसरी तरफ चित्रित दूसरे मर्दबांड स्थलों से जिन आवासों का साक्ष्य मिला है वे आरंभिक अवस्था में है। उदाहरण के लिए हरियाणा के भगवानपुरा में आवासों का विकास 2 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण में गोलाकार एवं आयताकार आवास मिले हैं, जबकि दूसरे चरण में 13 कमरों वाले मकान मिले हैं, जिनमें 2 कमरों के बीच बरामदा भी है। फिर उत्तर वैदिक काल तक आर्य ऊपरी दोआब में बस गए थे, वहाँ इनके मकान लकड़ी एवं सरकंडे से निर्मित हैं, जिन पर कच्ची मिट्टी का लेप मिलता है। इस प्रकार 2 भिन्न स्रोतों से वैदिक आवासों के विषय में भिन्न सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुरातत्व वैदिक आर्यों को नहीं जानता, बल्कि केवल साहित्यिक ही आर्यों को जानता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है
वैदिक कार्यों का अध्ययन करते हुए साहित्यिक साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य इन दोनों को एक दूसरे से परिपुष्ट करने की समस्या निरंतर बनी रही है। अब यह बात हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक कार्यों के परस्पर संबंधों पर भी लागू होती है। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद आर्य का विवरण देता है तथा आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के विनाशक के रूप में चित्रित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में हरूपीय शब्द का प्रयोग हुआ है। हरूपीय की पहचान हड़प्पा सभ्यता से की गई है और उसी प्रकार इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर का अर्थ है किलों का भंजक, अर्थात इंद्र को किलों को तोड़ने वाला बताया गया है। इसी आधार पर एक ब्रिटिश मार्टिल वीयर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास किया है, परंतु दूसरी तरफ पुरातत्व एक अलग प्रकार का संकेत देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रित दूसरे मृदभांड की पहचान वैदिक कार्यों के साथ की गई, किंतु चित्रित दूसरे मृदभांड से प्राप्त सूचना ऋग्वेद के द्वारा प्रदत्त सूचना से अलग हो जाती है। कुछ स्थलों पर चित्रित दूसरे मृदभांड काले एवं लाल मृदभांड के साथ साथ पाए गए हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि आर्यों का भारत में गैर आर्यों के साथ संघर्ष ही नहीं हुआ, बल्कि दोनों एक स्थान पर साथ साथ भी रहे। इसलिए साहित्य एवं पुरातत्व की सूचना अलग अलग हो जाती है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि पुरातत्व वैदिक आर्यों को नहीं जानता, बल्कि केवल साहित्य ही जानता है। वैदिक युग का इतिहास लेखन। इस काल के इतिहास लेखन में कई समस्याएं थी जो निम्नलिखित है। जैसे कि फर्स्ट है कि प्रथम समस्या यह सिद्ध करना कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। इस संबंध में विदेशों से आगमन बनाम देशी उत्पत्ति का सिद्धांत आया है। देशी उत्पत्ति को मानने वाले विद्वानों का कहना है कि ये भारत से ही अन्य क्षेत्रों में फैले, किंतु इस विचार को अतिवादी मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। इसे निम्नलिखित दो आधारों पर ऐसे विकृत किया गया है। फर्स्ट कारण तो यह है कि अगर उनकी उत्पत्ति भारत में हुई होती तो पहले उन्हें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत में प्रसार करना चाहिए था तथा तब उत्तर पश्चिम में। सेकंड है कि भारत के वैदिक आर्य ही यज्ञ की पद्धति को अपनाते थे। अगर ये भारत से बाहर गए होते तो फिर अन्य क्षेत्रों के आर्यों को भी यज्ञ की पद्धति अपना लेनी चाहिए थी। अब यह मत लगभग स्वीकृत हो गया है कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में बेडेनिस्तान है। सेकंड पॉइंट है कि भारत में आर्यों के आगमन के संबंध में आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए अथवा आवर्जन के सिद्धांत को। अब आक्रमण की अवधारणा मार्टिल वीयर ने दी थी, जो लगभग अस्वीकृत हो चुकी है। बदले में आवर्जक तथा अथवा प्रवास की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में वैदिक आर्य भारत के बाहर से क्रमिक प्रवास के माध्यम से आए। हमें पुरातात्विक साक्ष्य से भारत में वैदिक आर्यों के किसी बड़े प्रवास की सूचना नहीं मिलती, अपितु पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य दोनों के संयुक्त प्रयोग से हमें यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य छोटे छोटे समूहों में बंटकर अलग अलग समय में आए थे। उदाहरण के लिए 1400 ईसा पूर्व के काल का भोजगकोई तथा मितन्नी अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि आर्यों की एक शाखा ईरान और इराक होते हुए भारत में आई। वहाँ 4 देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें अग्नि का नाम नहीं है, जबकि अग्नि का संबंध भरत कबीले से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि उनमें भरत नहीं था, भरत बाद में आए। उसी तरह ऋग्वेद में यह कहा गया है कि यदु एवं तुर्वस कबीले इंद्र के द्वारा बाद में लाए गए। इसका अर्थ है कि ये कबीले और भी बाद में आए। इस तरह भारत में वैदिक आर्यों का क्रमिक प्रवास होता गया। थर्ड पॉइंट है कि कुछ नस्लवादी लेखकों ने, जिनमें जर्मन नाजीवादी भी शामिल हैं, आर्यों को एक विशिष्ट नस्ल समूह करार दिया था, किंतु नवीन शोधों ने यह स्थापित किया है कि आर्य भाषाई एवं सांस्कृतिक समूह थे, न कि नस्ल समूह है। हमारा 4 पॉइंट है कि वैदिक युग में एक विवाद लोहे के प्रयोग से लेकर है लोहे उपकरणों के प्रयोग के संबंध में अलग अलग विचार देखने को मिलता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार उत्तर वैदिक काल के लोग भी कृषि के क्षेत्र में लोहे उपकरणों का प्रयोग करते थे, जिनमें लोहे का फाल भी शामिल है, किंतु एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार उत्तर वैदिक काल में लोहे उपकरणों का प्रयोग मुख्यतः युद्ध उपकरणों के निर्माण में ही हुआ। अब कृषि उपकरणों के निर्माण में इसका सीमित प्रयोग हुआ है। फिर जहाँ तक लोहे के फाल के प्रयोग का सवाल है तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम महाजनपद काल में हुआ और इस संबंध में दूसरा वाला विचार ही अधिक मान्य है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहा उपकरणों की भूमिका मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्र में रही, जबकि आर्थिक क्षेत्र में इसकी सीमित भूमिका रही। हमारा नेक्स्ट
पॉइंट है कि वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कैसा था। तो वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार एवं बस्तियों की स्थापना के संबंध में मूल रूप से हमें वैदिक साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रामाणिकता का अभाव है। पिछले कुछ दशकों में कई प्रवर्ती हड़प्पा स्थल प्रकाश में आए हैं। इन स्थलों के अध्ययन के आधार पर आरंभिक आर्यों की गतिविधियों के विषय में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, किंतु इस संदर्भ में हमें अधिक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इस काल में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष आंशिक रूप से ही वैदिक साहित्य के द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि कर पाते हैं। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा नहीं की जा सकी है। वैदिक आर्यों के आगमन के काल में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रीय संस्कृतियां प्रचलित थी। इनकी पहचान प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के रूप में हुई है। वैदिक आर्य अश्व चालित यानी घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व चालित रथ का प्रयोग करते थे। उनके रथ के पहिए भी विशेष रूप में निर्मित थे। फिर वैदिक आर्यों का संबंध चित्रित दूसरे मर्दभांडों से भी जोड़ा गया है, यद्यपि इसे पूरी तरह से परिपुष्ट करने की समस्या बनी हुई है। चित्रित दूसरे मर्दभांड स्थल मुख्यतः पूर्वी पंजाब, राजस्थान तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैले हुए हैं। नागौर, कटपालन, धलेरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक स्थल से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अतः कुछ विद्वानों ने इन स्थलों का संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा है। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्वात घाटी तथा बलूचिस्तान के विराक से ऋग्वैदिक काल के पुरातत्व प्राप्त करने का दावा किया गया है। फिर भी ऋग्वैदिक आर्य के भौगोलिक प्रसार की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः ऋग्वेद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आगे है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का जिक्र किया गया है, जिनमें 19 का उल्लेख है। ये नदियां अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में जमुना तक फैली हुई थी। ये इस प्रकार है: कुंभा यानी काबुल, सुवास्तु यानी स्वात, कुर्मु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल में सभी नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी तथा पश्चिम में सिंधु की सहायक नदियां थी। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी तथा पूर्व से उसकी 5 सहायक नदियां यथा विस्तथा यानी वित्सता यानी झेलम, आरिस्कनी यानी चिनाब, परुशनी यानी रावी, विपाशा यानी व्यास एवं शतर्थु यानी सतलज का जिक्र मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक आर्य अफगानिस्तान एवं पंजाब में फैले हुए थे। फिर हमें महत्वपूर्ण नदियों के रूप में सरस्वती, दशदवती तथा अपाया नदी का जिक्र मिलता है। जिन नदियाँ राजस्थान में निकलती थी, सरस्वती की पहचान घग्गर नदी से की जाती है, यद्यपि इनकी प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है। अपाया नदी थानेश्वर के पास स्थित थी। उसी प्रकार ऋग्वेद में मरुद्वत नदी की चर्चा है। यह नदी कश्मीर में बहती थी। इसके अतिरिक्त मुजवंत पर्वत की चर्चा यह सिद्ध करती है कि ऋग्वैदिक आर्य कश्मीर में भी फैले हुए थे। फिर ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार है, गंगा की चर्चा 1 बार हुई है। साथ ही गंगा से पूर्व किसी दूसरी नदी का जिक्र नहीं है। उसी प्रकार ऋग्वेद में मरुस्थल जाम्बरेट में धन्व एवं समुद्र का जिक्र है, किंतु यह विवाद का विषय बना हुआ है कि ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे अथवा नहीं। उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के एक भाग, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान के कुछ अंश तथा उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। आगे हमारा कि पंजाब इसका केंद्रीय क्षेत्र था, क्योंकि ऋग्वेद में सप्त सिंधु के क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया था। पूर्व में उनकी सीमा संभवतः यमुना नदी थी, क्योंकि गंगा का विशेष जिक्र नहीं मिलता। आगे उत्तर वैदिक ग्रंथों से पूर्व की ओर आर्यों के बढ़ने के प्रमाण मिलते हैं। जहाँ ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी के क्षेत्र को वैदिक आर्यों की दक्षिणी सीमा बताई गई थी, वहीं उत्तर वैदिक ग्रंथ में तृणय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को मध्य देश स्वीकार किया गया है। ऊपरी द्वाब के उत्तरी भाग में कुरु जनपद का विकास हुआ तथा ऊपरी द्वाब के मध्य भाग में पांचाल राज्य स्थापित हुआ और इस काल में राज्य जन आधारित न होकर क्षेत्र आधारित होने लगे थे। और बड़े राज्यों के बढ़ने के साथ ही हमें आर्यों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य का फैलाव पूर्व एवं दक्षिण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र के पहले
पहले आर्यों ने जमुना, ऊपरी गंगा एवं सदानीरा के मैदानों पर अधिकार कर लिया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जमुना की चर्चा बार बार मिलती है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में गंगा का भी जिक्र हुआ है। सबसे बढ़कर तैत्तरीय अरण्यक उन लोगों को विशेष महत्व देता है जो जमुना एवं गंगा के बीच बसे हुए थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक वर्णवती नदी के किनारे काशी राज्य की स्थापना हुई। सरयू नदी के किनारे कौशल की स्थापना हुई तथा सदानीरा नदी के किनारे विदेह राज्य की स्थापना हुई। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से विदेह माधव के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार सदानीरा नदी वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा बन गई। अर्थवेद पूर्व में अंग एवं मगध का जिक्र करता है, किंतु यह क्षेत्र आर्य सीमा से बाहर था। इस प्रकार वैदिक साहित्य से हमें आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। फिर उत्तर वैदिक पुरातत्व के रूप में कुछ हद तक इसकी पुष्टि दोआब क्षेत्र में पाए जाने वाले चित्रित दूसरे मर्दबांड स्थलों से भी होती है। इन स्थलों से लोहा उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी समानता उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णित कृष्ण आयास एवं सायामास से की जा सकती है। आगे है कि ऋग्वैदिक लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद है। इसमें उल्लिखित तथ्यों से ज्ञात होता है कि सांगठनिक दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे, इसलिए राज्य क्षेत्र पर आधारित न होकर जन पर आधारित था। क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य स्थायी जीवन नहीं जीते थे, कुल मिलाकर ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र थी तथा अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने एवं सेना खड़ी करने का यह प्राथमिक स्वरूप थी तथा इसकी शक्ति का स्रोत कबीलाई परिषद था। राजपद युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल था। राजा के दो प्रमुख कर्तव्य थे, युद्ध में अपने कबीले का नेतृत्व करना तथा अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोप के नाम से पुकारा गया है। इसका सीधा अर्थ है कि राजा की पहचान आवश्यक रूप से अपने कबीले से थी। राजपद का आम स्वरूप वंशानुगत था, तथापि कभी कभी निर्वाचन की सूचना भी मिलती है। इस काल में राज्य की एक ठोस अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त नहीं था। ऐसे में करारोपण प्रणाली स्थापित नहीं हो सकी थी और युद्ध में प्राप्त लूट का एक भाग राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया था। यद्यपि हम बलि नामक कर की चर्चा सुनते हैं, परंतु यह भी एक अनिवार्य करना होकर एक प्रकार का स्वैच्छिक कर ही था, क्योंकि राज्य के खजाने में अपेक्षित धन की कमी थी। अतः इस काल में स्थायी सेना तथा रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हो सका था। ऋग्वेद में कुछ अधिकारियों का विवरण मिलता है, किंतु उनकी संख्या प्रवर्ती काल की तुलना में कहीं कम है। उदाहरण के लिए युवराज, सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी, विशपति, राजपति, पूरम जैसे अधिकारियों का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में सभा समिति, विद्या तथा गण जैसी संस्थाओं का जिक्र मिलता है। इन परिषदों में प्रजा के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इनमें स्त्रियों की भी भागीदारी थी। समिति जन साधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। विद्वत संवत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी तथा सैनिक कार्यों से संबंध थी। सभा तथा समिति का ज़्यादा महत्व था, क्योंकि राजा इसका सहयोग प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखता था। नेक्स्ट है हमारा कि राजा के जो सहयोगी रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी मदद करते थे, उनमें सबसे प्रमुख पुरोहित था। प्रारंभ में राजा के धार्मिक क्रियाकलाप नगण्य थे, परंतु आगे चलकर राजा पर देवत्व का आरोपण करने के लिए विशेषकर जो यज्ञ होता था, यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा, जिनमें पुरोहित मनुष्य एवं देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। प्रशासन में सहयोगी के रूप में एक महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी था। गोचर भूमि का अधिकारी वज्रपति कहलाता था। ऋग्वेद में न्यायाधीश का जिक्र नहीं मिलता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि जय समाज एक आदर्श समाज रहा होगा, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में गायों के चुराने का जिक्र हमें बार बार मिलता है। इस प्रकार इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार था। उनके ऊपर ग्राम होता था, उनके ऊपर विश्व और फिर विश्व के ऊपर जन होता था। जन ही प्रशासन की सर्वोच्च इकाई था। ऋग्वेद में 275 स्थानों पर
जन शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु जनपद जैसी इकाई का विकास नहीं होने के कारण इस शब्द की चर्चा एक बार भी नहीं है। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था एक कबीलाई व्यवस्था थी, जिनमें सैनिक भावना का प्राधान्य था। नागरिक व्यवस्था अथवा प्रशासन जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग निरंतर अपने स्थान को बदलते हुए फैलते जा रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक प्रशासनिक संरचना में प्रजातांत्रिक तत्वों को निरूपित कीजिए। तो इसका आंसर है ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन को प्रजातांत्रिक मानने की बजाय उसे अपने स्वरूप में कबाली करार देना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। हालांकि यह सही है कि ऋग्वैदिक प्रशासनिक संरचना में प्रवर्ती काल की तुलना में सहयोग एवं सहमति का तत्व अधिक प्रबल है, किंतु इसका कारण है ऋग्वैदिक समाज का पर्याप्त विभाजन नहीं होना। वस्तुतः ऋग्वैदिक संरचना एक जनजातीय संरचना पर आधारित थी। इसकी अर्थव्यवस्था एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, इसलिए समाज में पर्याप्त विभाजन नहीं हुआ था। इसका स्वाभाविक प्रभाव हम राजनीतिक प्रशासनिक संरचना पर भी देखते हैं। दूसरे शब्दों में ऋग्वैदिक व्यवस्था में राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, अपितु उनकी पहचान आवश्यक रूप में अपने कबीले के साथ होती है तथा उसे जन सयागोप कहा जाता था। वह अपने ही लोगों में घुल मिल जाता था तथा उन्हीं से उसे सैनिक सेवा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सभा समिति विद्वत एवं गण जैसी संस्थाएं थी जो राजा को उसके कार्यों में सहायता करती थी। समिति जन सामान्य से जुड़ी हुई संस्था थी तो सभा विशिष्ट जनों से जुड़ी हुई, किंतु इनकी तुलना वर्तमान प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य लोकमत को अभिव्यक्त करना नहीं है। अभी तो ये तीन संस्थाएं उन जनजातीय समाज के अवशेष मात्र थे जो अब परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दौड़ में परवर्ती काल तक ये संस्थाएं लुप्त होने लगी। उपयुक्त बातों के आलोक में ऋग्वैदिक प्रशासनिक संरचना को प्रजातांत्रिक करार देने से पूर्व सावधानी से विचार करने की जरूरत है। आगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का विकास ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर ही हुआ। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी का स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा वेदों पर आधारित ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद है। इन सभी स्रोतों से जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक आर्यों का प्रसार मात्र सप्त सिंधु प्रदेश तक ही नहीं रह गया था, बल्कि एक व्यापक क्षेत्र में हो गया था, जिनमें जमुना, गंगा तथा सदानीरा तक का क्षेत्र शामिल था। इस विकास का ठोस आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक व्यवस्था मूलतः कबीलाई ढांचे पर ही आधारित रही, तथापि उनमें कुछ दरार जरूर उत्पन्न हो गया था। इस काल में राजा की स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में जहाँ राजा को मात्र जनस्य गोप की संज्ञा दी गई थी, वहीं प्रवर्ती ग्रंथों में राजा के लिए सर्वभूमिपति एवं एकराट जैसी उपाधियों का प्रयोग किया जाने लगा था। ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में अलग अलग क्षेत्र के शासकों को अलग अलग उपाधि दी गई है। इस काल तक आते आते अनु, द्रहु, त्रुवस, कृवि, पुरु तथा भरत जैसे जनों का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर स्थायी राज्यों की स्थापना हो गई। इस काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में जन परिषदों ने अपना महत्व खो दिया तथा इस पर राज्य का प्रभाव बढ़ गया। विद्वत पूर्णतः नष्ट हो गई। जो संस्था थी वो क्या होगी? पूर्णतः नष्ट होगी और सभा और समितियों पर राजा, पुरोहितों तथा धनी लोगों का अधिकार हो गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत बाहर निकाल दिया गया। इस काल में वैदिक आर्य द्वाब क्षेत्र में बस गए और इस काल में अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया। अतः ऋग्वैदिक काल के विपरीत अब कर संग्रह ज़्यादा आसान था। इस काल में बलि के अतिरिक्त शुल्क तथा भाग नामक कर की चर्चा मिलती है तथा साथ ही एक भागदुद्ध नामक अधिकारी का जिक्र मिलने लगता है, जो उत्पादन में से राज्य के हिस्से को एकत्रित करता था। कर संग्रह के कारण एक स्थायी प्रशासन की स्थापना के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस काल में 12 रत्नों की सूचना मिलती है, जिनमें संग्रहिती यानी कोषाध्यक्ष तथा पुरोहित यानी मुखिया पुजारी शामिल थे। ये अधिकारीगण राजा के सीधे नियंत्रण में थे। आम लोगों से प्राप्त करों द्वारा इनका पोषण होता था। राज्य के प्रशासन में हुए इस परिवर्तन ने राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस काल में राजा के साथ कुछ अनुष्ठानिक तत्व भी जुड़ गए। जैसे वाजपेयी जगब्राट में राजा को संगोत्रीय बंधुओं
में श्रेष्ठ बताने के लिए, राजयूष यज्ञ में राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए तथा अश्वमेध यज्ञ में राजा को विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार दिलाने के लिए आती। इतना सब होने के बावजूद राजपद पूरी तरह से अपने कबीले से तथा अधिकारियों से पृथक नहीं हो सका। उदाहरण के लिए उत्तर वैदिक ग्रंथों से सूचना मिलती है कि मंत्री को अराजनो राजकृत तथा सूत एवं ग्रामीण को राजनो राजकृत कहा जाता था। इसका अर्थ हुआ कि राजा के सिंहासनारोहण में इन तत्वों की भी भूमिका रही होगी। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से हमें यह सूचना मिलती है कि राजयूष यज्ञ के अवसर पर राजा अपने रत्नों के घर जाकर उन्हें हरवी ब्रेड में उपहार, हरवी का मतलब है कि उपहार, प्रदान करता था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह हुआ कि राजा को उनके सहयोग की अपेक्षा थी। यही वजह है कि इस काल में भी राजा को ठोस सैन्य आधार प्राप्त नहीं हो सका। उत्तर वैदिक काल में निचले स्तर पर प्रशासन संभवतः ग्राम पंचायत के जिम्मे था और इस पर प्रधान कबीले के सरदारों का नियंत्रण होता था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के अंत में प्रारंभ हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव वैदिक राजनीति पर पड़ा। जन परिषदों का महत्व घटता गया एवं राजा के अधिकार में वृद्धि हुई। इस वजह से प्रशासनिक तंत्र में भी जटिलता उत्पन्न हुई। ऋग्वैदिक कबीलाई राजनीति से उत्तर वैदिक कालीन प्रादेशिक राजतंत्र की ओर राज्य तथा समाज का यह स्थानांतरण एक तार्किक परिणति ही थी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजतंत्र के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है कि वैदिक युग में राजतंत्र का विकास राज्य निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्रमिक रूप में चलती रही और फिर इसी के साथ राजतंत्र का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कबालाई संरचना पर आधारित थी, अतः राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं। राजा की पहचान आवश्यक रूप से अपने कबीले के साथ होती थी तथा राजा को जन सैगोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था भी कुल मिलाकर एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, अतः इस काल में कर प्रणाली का विकास नहीं हो सका। हम बलि नामक एक कर की चर्चा पाते हैं, किंतु वह भी महज एक स्वैच्छिक भेंट था। इस काल में सभा समिति, विद्युत और गण जैसी संस्थाएं राजा की शक्ति पर अंकुश लगा रही थी। उत्तर वैदिक काल तक राजा की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हुई। अब वह जनस्य गोप नहीं रह गया था। ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ही पहली बार राजतत्व की अवधारणा स्पष्ट रूप में उभर कर आई। इस काल में राजा जन आधारित होने के बजाय क्षेत्र आधारित हो गया, अतः कुछ कबाली संस्थाएं लुप्त हो गई तथा कुछ ने अपना पुराना महत्व खो दिया। इस काल में कर प्रणाली पहले की तुलना में अधिक विकसित हुई। उदाहरण के लिए बलि नामक कर अनिवार्य हो गया और फिर भाग एवं शुल्क नामक कर भी अस्तित्व में आए। कई जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया, यथा भरत और पुरु ने मिलकर कुरु राजवंश तथा कृवि और तुर्वस ने मिलकर पांचाल राज्य को स्थापित किया। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राज्य का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथों में राजाओं की 10 पीढ़ियों का जिक्र हुआ है। सबसे बढ़कर राजतत्व को देवत्व के निकट लाकर उसे वैधता प्रदान की गई। शतपथ ब्राह्मण में राजयूष एवं वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा को प्रजापति के निकट दिखाया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा को एक विशिष्ट प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। राजयूष यज्ञ के मध्य पासे के खेल में राजा को विजेता दिखाया जाना, या फिर वाजपेय यज्ञ के मध्य रथ दौड़ में राजा के रथ को आगे निकलता दिखाया जाना, यह सिद्ध करता है कि राजा अद्भुत गुणों से भरपूर व्यक्ति था। इस तरह उत्तर वैदिक काल तक राजतंत्र का स्वरूप स्पष्ट रूप में उभर कर आया। यद्यपि यह प्रक्रिया महाजनपद काल में चलकर पूरी हुई। महाजनपद काल में ही आकर पहली बार स्थायी सेना स्वतंत्र नौकरशाही का विकास हुआ। अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक परिवर्तन, वर्ण जटिलता तथा राजतंत्र का विकास, सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित थी। आगे है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्य की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। उनकी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक कबाली संरचना के अनुकूल अर्थव्यवस्था में पशुपालन को विशेष महत्व प्राप्त था। दूसरे शब्दों में पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। इस काल में पशुचारण को इतना महत्व दिया गया था
कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए राजा के लिए गोप, समय के लिए माप के लिए गोधूली, दूरी की माप के लिए गवेतु, युद्ध के लिए गविष्ठी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के कुल लगभग 10,462 श्लोकों में से मात्र 24 श्लोकों में कृषि की चर्चा मिलती है। अब यह तथ्य भी अर्थव्यवस्था में पशुपालन के महत्व को दर्शाता है। इस काल में सीमित रूप से ही सही कृषि कार्य का भी ज्ञान कार्यों को था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में बुआई, कटाई, मड़ाई से संबंधित गतिविधियों की चर्चा मिलती है। खेत को हल, बैठ में लांगल तथा बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिया यानी दातर का प्रयोग किया जाता था। आर्यों को सिंचाई का ज्ञान था। ऋग्वेद में कुआं तथा नहर की सूचना मिलती है। लोग खाद्य ब्रैकेट में करिशु नामक किशु था, इसे खादी कहते थे। लोग खाद यानी करिशु का प्रयोग उपज बढ़ाने के लिए करते थे। कृषि से उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव तथा धान्य का उल्लेख हुआ है, परंतु इस शब्द का सीधा संबंध इस नाम से ज्ञात अनाज से नहीं था। संभवतः आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में कृषि को विशेष महत्व प्राप्त नहीं होने की वजह से सीमित कृषि अधिशेष की स्थिति थी। इस वजह से शिल्पों को विकास भी सीमित ही रहा। ऋग्वेद में शिल्प के रूप में कुंभकारी, रथ निर्माण, बड़गिरी, कांस्य एवं ताम्र शिल्प आदि का विवरण मिलता है। ऋग्वेदिक आर्य धातु के रूप में सोना, तांबा तथा कांस्य का प्रयोग करते थे। इनके लिए अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। लोग धातुओं को गलाने तथा उसे पीटकर विविध वस्तुएं जैसे घरेलू उपकरण बनाने में कुशल थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। वस्त्र बनाने में सूत, रेशम तथा ऊन आदि का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि गंधार तथा सिंध प्रदेश में सुंदर ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता था। पौरुषणी नदी के तट पर उत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाने का उल्लेख भी मिलता है। कृषि तथा शिल्प की तरह ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार की भी सीमित भूमिका थी। ऋग्वेद में व्यापारियों के रूप में पणि की चर्चा मिलती है। पणि गैर आर्य समूह से संबंध थे, परंतु ऋग्वेदिक आर्यों के साथ कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। कभी कभी दोनों में विवाद भी हुआ करता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के मध्य संघर्ष तथा देवताओं द्वारा पणियों के संहार का वर्णन मिलता है। व्यापार का माध्यम अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। इस काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। यद्यपि हम मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा सुनते हैं, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। निष्क से तात्पर्य था सोने का कोई आभूषण अथवा पिंड तथा शतमान जो 100 गायों की संख्या को बताता था। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी। यह नगर को आधार प्रदान नहीं कर सकी। अतः ऋग्वेद में पूर्व की चर्चा तो मिलती है, परंतु नगर की चर्चा नहीं मिलती है। अगर ऋग्वेदिक उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था ऋग्वेद के बाद जो उत्तरवैदिक जो काल आया था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवैदिक काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के बाद की संहिताओं एवं चित्रित दूसरा मर्दबाण यानी PGW स्थलों से प्राप्त होती है। उत्तरवैदिक सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास गांधार क्षेत्र में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगते हैं। पुरातात्विक अन्वेषणों से सिद्ध हो चुका है कि लगभग इसी समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब एवं राजस्थान में भी लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेद के विपरीत उत्तरवैदिक ग्रंथों में श्याम अयस की चर्चा मिलने लगती है। सभी स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है कि आर्यों ने अब स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। उत्तरवैदिक स्थलों की खुदाई में कृषि संबंधी लोहा उपकरण सीमित मात्रा में ही प्राप्त हुए हैं, परंतु साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि इस काल में जीविका के मुख्य साधन के रूप में कृषि को स्थान मिलने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मंडाई का उल्लेख हुआ है। कुछ वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 एवं जहाँ तक कि 24 बेलमब्रेट में काष्ठ संहिता द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। हलों का फाल लकड़ी से निर्मित होता था, जो ऊपरी गंगा घाटी के मैदानों के लिए यथासंभव उपयुक्त था। कृषि कार्यों में बहुधा राजाओं तथा राजकुमारों में शामिल होने का उल्लेख
उल्लेख मिलता है। इस काल में जौ के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनाजों का भी विवरण मिलने लगता है। वाजस्नेयी संहिता में कई प्रकार के धान्यों जैसे जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल एवं गेहूं आदि की चर्चा मिलती है। इसी ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के अनाजों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। इस काल के लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। कृषि संबंधी आपदाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का विधान मिलता है। इस काल के पशुओं में गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधे, सुअर आदि प्रमुखता में पाले जाते थे। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। इस समय हाथी को भी पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के साथ ही उत्तरवैदिक काल में अनेक नई कलाओं तथा शिल्पों का उल्लेख मिलता है। हमें लोहारों तथा धातुकारों के बारे में सूचना मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिहार में एक ईसा पूर्व के तांबे के कई औजार मिले हैं। अब बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां ही करती थी, परंतु इसका उत्पादन विस्तृत पैमाने पर होता था। चर्मकार, कुम्हार, बढ़ईगिरी के शिल्प में भी काफ़ी प्रगति दिखाई देती है। विभिन्न कला एवं दस्तकारियों के उदय से संभवतः व्यापार का विकास हुआ। वैश्य लोग व्यापार से संबंध थे। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था और व्यापार में ब्याज पर धन देने यानी कुशी देने, ठीक है, ब्याज पर धन देने की जो व्यवस्था है ना, जो उत्तरवैदिक काल में ही आ चुकी थी। यानी जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे उत्तरवैदिक काल कहते हैं। और उस काल में ब्याज पर धन देने की जो व्यवस्था यानी ऋण प्रदान करने की व्यवस्था जो आजकल में भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में स्थित सभी जो भारतीय बैंकिंग है ना, अनुसूचित बैंक या जितनी भी निजी बैंक हैं जो वर्क करती हैं, जिक्र उस समय भी होता था। इतने साल पहले ना, इतनी सदियां पहले भी ये वाला वर्क होता था और इसे कुशी दीन के नाम से जानते थे। फिर भी अभी नियमित सिक्के का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था ना। तो उत्तरवैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से परिचित थे। काले में लाल भांड है ना, भांड मतलब बर्तन, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर भांड तथा लाल भांड। अंतिम प्रकार के भांड इन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। कौन से भांड? यानी लाल भांड इन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। किन लोगों को? उत्तरवैदिक लोगों को। चित्रित धूसर मर्द भांड यानी PGWS जो कि विशिष्ट मर्द भांड हुआ करता था। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ अथवा भोजन दोनों के लिए होता था, परंतु इस काल में भी नगर निर्माण के तत्व अनुपस्थित ही थे। फिर भी हस्तिनापुर तथा कौशाम्बी जैसे नगरों की सूचना परवर्ती वैदिक ग्रंथों में मिलती है, जिन्हें आदिम पद्धति के कौशाम्बी जैसे नगरों की सूचना परवर्ती वैदिक ग्रंथों से मिलती है, जिन्हें आदिम पद्धति के नगर, ठीक है, यानी प्रोटो अर्बन साइट के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे है इस प्रकार उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था में वैदिक काल की तुलना में ठोस परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्ध पशुपालन एवं अर्ध यायावर मतलब खानाबदोश जीवन है ना, सिर्फ पेट भर लेना और जीवन व्यतीत करना, इसे बोलते हैं अर्ध यायावर जीवन अब नियमित हो गया तथा कृषि प्रधान आजीविका के स्रोत के रूप में स्थापित हो गई। शिल्प तथा दस्तकारियों के विशेषीकरण एवं स्थायी जीवन तथा वाणिज्य व्यापार की शुरुआत हुई। उत्तरवैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अध्ययन के क्रम में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि लोहा तकनीकी के प्रयोग ने उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न किए। ऐसा समझा जा सकता है कि लोहे के नोक वाले हल एवं कुदाल ने किसी यंत्रों की क्षमता को बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक गतिविधियों में फैलाव हुआ। इस आधार पर विद्वानों का मत है कि लोहे के प्रयोग ने कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित करने में योगदान दिया। फिर भी इस तथ्य से हम भलीभांति परिचित हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि में लोहे के प्रयोग की भूमिका नहीं थी। बिहार से लोहे के खनन का कार्य बड़े स्तर पर नहीं किया जाता था तथा लोहे पिघलाने की तकनीक भी काफ़ी हद तक विकसित नहीं थी। उनमें मुख्य रूप से नुकीले लोहे के तीर, नुकीले भाले आदि हथियारों की प्रमुखता है। उत्खनन से हंसिया,
उत्खनन से हसिया, कुदाल तथा कुल्हाड़ी बहुत कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। यद्यपि जखेड़ा से एक हल का साक्ष्य मिला है, तथापि यह इस युग के अंतिम समय का है। इस प्रकार उत्खनन से ऐसा लगता है कि लोहे का प्रयोग हथियार बनाने तक ही सीमित था। लोहे के प्रयोग ने पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक कृषि तकनीकी को तब तक प्रभावित नहीं किया था जब तक गंगा घाटी की दलदली तथा अन्य वनों को खेती के लिए साफ नहीं किया गया। इस तरह लोहे के नुकीले हथियारों तथा घोड़े वाले रथों ने सैनिक कार्यों में मुख्य भूमिका अदा की एवं इस युग में सैनिक कार्यों में इसका उपयोग खूब होने लगा था, जिसकी चर्चा महाभारत में विस्तृत रूप में हुई है। किंतु जीविकोपार्जन के कार्यों में लोहे की भूमिका सीमित ही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने में लोहे उपकरणों की क्या भूमिका रही? तो इसका आंसर है कि उत्तर वैदिक काल के जीवन पर लोहे उपकरणों के प्रभाव का मुद्दा प्राचीन काल के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस संदर्भ में एक दृष्टिकोण राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन दोनों ही क्षेत्रों में लोहे उपकरणों के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। किंतु अगर हम इस तथ्य की गहराई से छानबीन करते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक जीवन में लोहे उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, परंतु आर्थिक जीवन में इनका सीमित प्रभाव दिखता है। वस्तुत उत्तर वैदिक काल में अधिकांश उपकरण युद्ध शास्त्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जबकि कुछ कृषि उपकरण के रूप में भी इसका सीमित प्रयोग हुआ है। अब इसका महत्वपूर्ण कारण था उत्तर वैदिक आर्यों के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में तापमान उत्पन्न नहीं किया जाना, जिससे कि लोहा उपकरणों को गलाकर उन्हें मनमाने ढंग में आकार दिया जा सकता और लकड़ी के हथों से उसे जोड़ा जा सकता। इसलिए इस काल में तलवार, भाले तथा बर्छे तो पर्याप्त संख्या में मिले हैं, किंतु कृषि उपकरण के रूप में सीमित संख्या में हंसिया और कुदाल एवं कुल्हाड़ी मिले हैं। वे भी अधिक प्रभावकारी नहीं हैं। किसी भी उत्तर वैदिक स्थल से लोहे का फाल प्राप्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि आर्थिक जीवन में लोहे की सीमित भूमिका थी। इस काल में कृषि इतनी मात्रा में अधिशेष उत्पन्न नहीं कर सकी जो नगरीकरण को आधार दे सके। इसलिए उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बनी रही। दूसरी तरफ राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जिन जनपदों के पास लोहा उपकरण उपलब्ध थे वे अधिक शक्तिशाली हो गए तथा अन्य जनपदों को जीत कर आगे उन्होंने महाजनपद का विकास किया। इस तरह उत्तर वैदिक काल के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में लोहा उपकरणों की अहम भूमिका रही। आगे है ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार संगोत्रता थी। इस आधार पर समाज कुछ हद तक समतामूलक था। प्रारंभ में आर्य अविभाजित थे जो विष नामक कबीले के साथ संबंध थे, परंतु ऋग्वैदिक काल में ही समाज विभाजित होने लगा। माना जाता है कि इस विभाजन का संबंध उत्पादन अधिशेष से रहा था। विभाजन का अर्थ हुआ कि विष नामक ढांचा टूट गया, उससे छोटा सा समूह बाहर निकल गया और फिर उसने समाज के बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया तथा यह समूह पुरोहित के नाम से जाना जाने लगा। इसी प्रकार विष से दूसरा समूह भी बाहर निकला तथा उसने समाज एवं क्षेत्र की सुरक्षा का दावा प्रस्तुत किया। कालांतर में यह वर्ग राजन्य यानी क्षत्रिय के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज 3 भागों में विभक्त हो गया: पुरोहित, राजन्य तथा सामान्य लोग। वस्तुत भारत में वर्ण शब्द रंग का द्योतक हुआ करता था तथा आर्य मूल निवासियों से अपने को पृथक दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। परंतु ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में वर्ण शब्द यह क्रम का भी व्यंजक हो गया। यद्यपि इस परिवर्तन से सामाजिक गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बहुधा क्रम परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन भी हो जाया करता था। उदाहरण के लिए विश्वामित्र राजन्य वर्ग के प्रतिनिधि थे, परंतु वे कर्म के द्वारा पुरोहित बन गए। उसी प्रकार ऋषि भृगु जो पुरोहित वर्ग से संबंध थे के बारे में ज्ञात है कि उन्होंने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। ऋग्वेद के उस प्रख्यात सूक्त का भी उदाहरण लिया जा सकता है जिसमें एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माता अनाज पीसती है। यह सूक्त कर्म विभाजन तथा वर्ण एकता को दर्शाता है। आगे ऋग्वैदिक समाज का मूल आधार परिवार था जो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। परिवार का स्वामी पिता अथवा
बड़ा भाई हुआ करता था, जिसका परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रभावी नियंत्रण होता था। यद्यपि परिवार के मुखिया को यह भी अधिकार था कि वह अपनी संतान को कठोर दंड दे सके। उदाहरण के लिए एक स्थान पर उल्लेख है कि ग्रहजास्व को उसके पिता ने अंधा बना दिया था। इन उदाहरणों के बावजूद परिवार का मुखिया सामान्य, क्षमाशील एवं करुणाशील ही होता था। पितृसत्तात्मक परिवार रहने के बावजूद स्त्रियों की दशा बेहतर थी। वीर पुत्रों के जन्म की कामना तो की जाती थी, परंतु पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था तथा उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अपाला घोषा आदि विदुषी को तो वेदों की रचनाओं को लिखने तक का श्रेय है। स्त्रियों को कुछ हद तक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। उन्हें अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सामान्यतः लड़कियों का विवाह 16 से 17 की उम्र में होता था। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों तरीके से भोजन ग्रहण करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि पदार्थों का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में नमक का कोई जिक्र नहीं मिलता है। वे सोम नामक एक मादक पदार्थ पीकर आनंदित होते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडप में सोम की स्तुति में कई सूक्त लिखे गए हैं। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृगचर्म से निर्मित होते थे। पगड़ी धारण करना तथा आभूषण पहना स्त्री तथा पुरुष दोनों में प्रचलित था। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद के जीवन में विश्वास रखते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यवहारिक था। वे नृत्य तथा संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़ दौड़ तथा पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधनों में शामिल थे।